एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंचन की कक्षा में। आई होप आप लोगों के ईओ का आरओ का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा और मैं आशा करती हूँ आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट की। ठीक है, तो अब जो हमारा मेन जो इसके बाद फोकस होने वाला है वो थोड़ा फोकस हमारे जो 31 तारीख को हमारा पेपर है स्नातक स्तरीय उसमें, और अब जो आने वाला आबकारी एग्ज़ाम है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो जीएस के जो क्वेश्चन है वो हमारे आरओ और एआरओ के जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें भी हमारे बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं समय समय पे आप लोगों को यहाँ पर जीएस या उत्तराखंड और हिंदी इनसे रिलेटेड कुछ कुछ वीडियो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ देती रहूँगी। ठीक है, तो आज की हम सीरीज़ यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने परंतु अपने त्याग पत्र से इसको इसके त्याग पत्र से किस प्रकार हटाया जाता है, या ये अपने पद से किस प्रकार हटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जिसे हम क्या कहते हैं, कैग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैग कहते हैं। ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैग कहते हैं। ये क्या होता है, ये इसकी जो नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। पर इसको इसके पद से हटाया जा सकता है, वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, और अंत में से राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें अपने हस्ताक्षर देता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर हम कैग की तो कैग जो है हमारा आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया है। कैग का जो पद है वो हमारे कब शुरू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1858 में हमारा कैग का पद यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए कैग की जो नियुक्ति आपको पता चल गया, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, परंतु इसको हटाता कौन है, इसको क्या करता है, इसका जो हटाना होता है या इसके पद से इसे जो हम इसे हटा सकते हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या अभिभावक होता है, तो वो कौन होता है, हमारा कैग। ठीक है, जो कैग होता है वो एक अभिभावक या एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, किसके लिए, लोक लेखा समिति के लिए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि कैग का कौन से आर्टिकल में कैग के बारे में कहा गया है, तो आर्टिकल 148। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारत का जो वन संरक्षण अधिनियम है वो है हमारा 1980 का। ठीक है, अब देखिए वन के साथ साथ आपको कुछ अन्य संरक्षण अधिनियम भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वन्य जीव अधिनियम। तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम आया वो है हमारा 1972 बाद। ठीक है, 2 साल बाद हमने क्या करा, हमारा आया जल संरक्षण अधिनियम। ठीक है, जल संरक्षण अधिनियम के बाद हमारा नेक्स्ट आया वन संरक्षण अधिनियम, और 1955 में जैसे था हमारा हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, तो देखिए 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, फिर 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1974 में जल संरक्षण अधिनियम, और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है जिन्हें हम आगे इन क्वेश्चनों में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे आपको एग्जामिनर पूछेगा कि जल संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1974 में। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है। ठीक है, तो आयोग आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर है हमारा आर्कियन तंत्र। जो हमारा आर्कियन ग्रुप का जो तंत्र है वो हमारी प्राचीनतम समूह चट्टान है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक में इसे याद कर सकते हैं। ट्रिक इसकी क्या है, आधा कवि गोद में। क्या है इसकी ट्रिक, आधा कवि गोद में। समय समय पर मुझे जो ट्रिक्स पता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी,
ताकि आपको उसे किसी भी क्वेश्चन को याद करने में बहुत ईज़ी हो, ठीक है? तो इसकी ट्रिक क्या है, आधा कवि गोद में। अब देखिए आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। आ से होता है हमारा आर्कियन, ठीक है? आर्कियन चट्टानें। धा से होती है हमारी धारवाड़ चट्टानें। का से होती है हमारी कुडुप्पा। वी से होती है हमारी विंध्याचल। गो से होती है हमारी गोंडवाना और द से होती है हमारी दक्कन ट्रैप, ठीक है? तो कभी-कभी एग्ज़ाम में ये एक सीरियल में लगाने के लिए आ जाता है कि आप प्लीज़ इसे एक सीरियल वाइज़ इसे असेंबल कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले कौन-सा आएगी, आर्कियन। आर्कियन के बाद धारवाड़, फिर आएगी हमारी कुडप्पा, फिर आएगी विंध्याचल, फिर आएगी गोंडवाना और लास्ट में आएगा दक्कन ट्रैप, ठीक है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो सबसे प्राचीन कौन-सी हो गई हमारी, आर्कियन, ठीक है? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था, ठीक है? आप सभी को पता है कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई, 1336 में हुई, जिसका प्रथम राजवंश हमारा क्या था, संगम वंश। इसका उत्तर हमारा क्या होगा, संगम वंश, ठीक है? अब हम विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1336 में। किसने करी थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी और अपने पिता का नाम संगम के नाम से इन्होंने अपने इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अब आप एक चीज याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले जो वंश थे वो टोटल कितने थे, 4, ठीक है? टोटल वंश कितने थे हमारे, 4 थे। तो इसका जो पहला वंश है वो था हमारा संगम, दूसरा था सलूप, तीसरा था तुलुप और लास्ट था अराविडू वंश, ठीक है? अब इसमें क्या आता है, एक चीज और याद रखना कि जो हमारा संगम वंश है, ठीक है, संगम वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो था हमारा देवराय द्वितीय, ठीक है? आप प्लीज इसे नोट डाउन कीजिएगा कि संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था हमारा देवराय द्वितीय था, ठीक है? देवराय द्वितीय था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी आता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो क्या थी, तो मुद्रा इसकी क्या थी, पैगोडा। क्या थी इसकी मुद्रा, पैगोडा। पैगोडा इसकी मुद्रा थी, ठीक है? अब देखिए संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था हमारा देवराय द्वितीय और जो हमारा नेक्स्ट था तुलु वंश का एक जो प्रतापी राजा था वो था हमारा देवराय, कृष्ण देवराय, ठीक है? अब कभी कभी आता है क्वेश्चन में कि आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज की उपाधि किसे दी गई, तो तुलु वंश के कृष्ण देवराय को ये उपाधि दी गई, किसकी, आंध्र भोज की, अभिनव भोज की और आंध्र पितामह की, ठीक है? तो आई होप। अच्छा, एक क्वेश्चन और इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा कि राक्षसी तगड़ी का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था या कब हुआ था, ठीक है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राक्षसी तगड़ी का जो युद्ध था ये वही कारण था जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था, ठीक है? तो पतन का जो कारण है वो राक्षसी तगड़ी का युद्ध ही था कहीं ना कहीं, ठीक है? अब जो ये जो युद्ध होता है वो 1565 में होता है। अब ये युद्ध किस किस के बीच में होता है, ये होता है विजयनगर वर्सेस, अब ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर ये सब आपस में मिलके विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है? जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राक्षसी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1565 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था, तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर ये सब आपस में मिलकर इन्होंने विजयनगर पे हमला कर दिया था, ठीक है? और इसमें विजयनगर का साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है? तो ये हमारा विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, अदर फैक्ट्स थे, इसे भी आप प्लीज नोट डाउन कीजिएगा और इन्हें जरूर याद कीजिएगा, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, PIL, PIL से क्या तात्पर्य है, या आएगा PIL की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है? तो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है? यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, जनहित याचिका का मतलब
ये होता है कि अगर कोई जैसे पीड़ित व्यक्ति है और वो स्वयं नहीं जा सकता है, तो उसके बिहाफ में कोई और उस केस को न्यायालय में डाल सकता है, ठीक है? इसे बोलते हैं हम जनहित याचिका। इसमें ज़रूरी नहीं है कि यही इंसान जाएगा, उसमें उसके बदले कोई और भी इसे उसका जो केस है उसे न्यायालय में भेज सकता है, ठीक है? तो पीआईएल की जो शुरुआत हुई थी, वो सबसे पहले हमारी कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत में इसे लाने का जो श्रेय है, वो है हमारा पीएन भगवती जी को जाता है, ठीक है? तो आपने पीआईएल से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ लिए, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ठीक है? यह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। कुल मिला के बताना है कि कौन से आर्टिकल में मुख्यमंत्री की नियुक्ति बताई गई है। तो आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति बताई गई है। अब देखिए, हमें पता है कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, उसका जो प्रधान होता है, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन जो उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है, वो कौन करता है? हमारा मुख्यमंत्री होता है। इसमें मुख्यमंत्री से रिलेटेड हमारा एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 167। तो आर्टिकल जो 167 है, वो हमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा। अगर एग्जाम में पूछेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल द्वारा की जाती है या कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 164। और मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो हमारे आर्टिकल 167 में आते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमें कुछ दर्रे बताए गए हैं और उनके स्टेट बताए गए हैं, जो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे शिपकिला, ठीक है? शिपकिला, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला या बामडीला, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला हमारा मेघालय में नहीं है। नाथुला हमारा कहाँ है? सिक्किम। नाथुला, जैपला, ये हमारे कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है? और जोजिला क्या है? हमारे जम्मू कश्मीर में। तो दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। जैसे इस बार आपने आरोग्य एग्जाम में देखा कि जैसे नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है? तो दर्रे वगैरह भी ये हमारे ज्योग्राफी में क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, जैसे और हम अगर दर्रों की बात करें, तो जैसे यांगपा दर्रा हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? दीफू दर्रा हमारा क्या है? अरुणाचल। यांगपा, दीफू हो गया, ठीक है? तुजू दर्रा हमारा क्या? मणिपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुजू दर्रा कहाँ है? हमारा मणिपुर में है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ था? आप, ठीक है? तो अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर जो प्रथम बार आक्रमण हुआ, वो हमारा हुआ 1296, 1296 पे, ठीक है? अब अगर हम खिलजी वंश 1290 से 320 ईस्वी तक ये चला। अब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, आपको पता है, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया, ये सब क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, ठीक है? उसने क्या करा? खम्स यानी जो लूट का जो धन होता है, उसका उसने क्या करा? 3/4 भाग उसने अपने पास रख लिया। इस प्रकार का वो टैक्स लेता था, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो कुछ निर्माण किए गए, उसमें इंपॉर्टेंट है जैसे अलाई दरवाजा, सीरी का किला, ये सब क्या करा था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनका निर्माण किया गया था, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कर्नल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था? ठीक है? तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। मतलब अब देखिए, ठगी प्रथा का जो उन्होंने उन्मूलन किया था, वो उन्होंने करा था 1830 में लॉर्ड बेंटिंग के साथ मिलकर उन्होंने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है? उसी के साथ साथ अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में एक महत्वपूर्ण एक और कार्य किया गया। जी हाँ, उनके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया और उनके साथ ये कार्य राजा राम मोहन राय द्वारा सन
1829 में ये किया गया। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय निर्माता प्रभावित हुए। किससे हुए? आपको पता है कि जो हमारा भारत का जो संविधान का जो निर्माण किया गया वो केवल किसी एक जगह के स्रोत से नहीं किया गया, बल्कि हमारे जो उस समय के बुद्धिजीवी जो लोग थे वो अलग अलग देशों में गए, अलग अलग कंट्री में गए। वहाँ जाकर उन्होंने उस संविधान का विस्तृत अध्ययन करा, उसे समझा, और वहाँ उन संविधानों से जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी, जो कुछ कुछ जो उन्हें बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने हमारे संविधान में उसे पिरोने की पूरी पूरी कोशिश करी। तो कहीं से उन्होंने कुछ लिया, कहीं से उन्होंने कुछ लिया। ठीक है, तो इस तरह के जो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, इस सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय निर्माता जो प्रभावित हुए वो हमारे हुए आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड से प्रभावित हुए। ठीक है, आयरलैंड से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, भारत के नीति निर्देशक, हमारे संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, वो कहाँ से लिए गए? तो वो भी हमारे आयरलैंड से लिए गए, डीपीएसपी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह जैसे बात करें अगर हम मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। इसी तरह बात करते हैं अगर हम एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता हमारी ली गई है ब्रिटेन से। फिर आता है इंपॉर्टेंट प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का जो विचार लिया गया वो हमारा कहाँ लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई हमारी ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का जो विचार लिया गया वो लिया गया हमारा अमेरिका से। ठीक है, एक और आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और पंचवर्षीय योजना हमारी कहाँ से ली गई? जापान से ली गई। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना, या जिसे हम कहते हैं संविधान की उद्देशिका। ठीक है, एक बात याद रखना कि संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संविधान संशोधन किया गया, जो हुआ था हमारा 1976 में, और ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार इसे संविधान को क्या किया गया? एक बार इसे प्रस्तावना को संशोधित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के अंदर मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है हमारा मूल अधिकारों का क्या होता है? संरक्षक होता है। बात करते हैं अगर सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा वो आर्टिकल 124 में आता है। ठीक है, 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो आर्टिकल और हैं, जैसे आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या होता है कि यदि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर या किसी न्यायालय द्वारा अपने किसी डिसीजन को उन्हें पुनः देखना है कि कहीं इसमें कोई कुछ ऐसी मिस्टेक तो नहीं थी, या हमारे द्वारा दिया गया कोई ऐसा दंड तो नहीं था जो अपराधी के उसमें हक में ना हो। ठीक है, तो इस तरह के जो वो होती हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है शॉर्ट में। ठीक है, एक है हमारा आर्टिकल 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो वो उच्चतम न्यायालय से किसी भी बात में विचार विमर्श कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 143 कहलाता है, और आर्टिकल 137 क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन हमारा कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना, न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 137, लेकिन ये लिया कहाँ से गया? हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अब 1947 में स्थापित
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसमें यहाँ पे हमारे प्रथम भारतीय थे श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि औरंगजेब द्वारा पुनः किस वर्ष जजिया कर को स्थापित किया गया? तो औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर को स्थापित किया गया 1979 में। ठीक है, मुगल काल में जो औरंगजेब था उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था वो क्या हुआ था, 2 टाइम हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के समय एक और इम्पॉर्टेंट होता है जाट विद्रोह। जाट विद्रोह में क्या होता है, गोकुल और राजा राम द्वारा जाट विद्रोह किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी हो गई थी? 20 थी। जो अकबर के समय कितनी थी? 15 थी। ठीक है, अकबर के समय 15 थी, बाद में वो कितनी हो गई? औरंगजेब के टाइम वो 20 हो गई थी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो हमारा है वो हमारा है ओडिशा में स्थित, ओडिशा में स्थित। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो 3 तरफ से क्या है, सागरीय उनसे घिरा हुआ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। और यहाँ पर इसमें क्या, हमारे बंदरगाह हैं। ठीक है, मुख्यतः अभी तक हमारे जो बंदरगाह, मुख्य बंदरगाह, वो हमारे उनकी संख्या कितनी है? 13 संख्या है। ठीक है, जैसे आपको मुंबई वाला तो पता ही होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, जैसे हमारे में गोवा हमारा का है, गोवा में स्थित है। इसी तरह हमारा जो कांडला पोर्ट है वो हमारा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, मंगलौर पोर्ट क्या है, ये हमारा कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? तो कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, जैसे मंगलौर पोर्ट क्या है? हमारे कर्नाटक में। फिर ये विशाखापट्टनम पोर्ट का विशाखापट्टनम पोर्ट का है हमारा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और हमारे एन्नौर, चेन्नई, तुतीकोरिन, ये सब हमारे कहाँ आते हैं? तमिलनाडु में आ जाते हैं। ठीक है, एन्नौर, चेन्नई और तुतीकोरिन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कलकत्ता में भी हल्दिया। ठीक है, तो इससे मिला के हमारे क्या होते हैं, मुख्यतः जो हमारे बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है? हमारी 13 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार 1979 यानी 1979 में दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम नोबेल पुरस्कारों की, तो नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 1901 में। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, परंतु 1968 के बाद ये 6 क्षेत्रों में, यानी अर्थशास्त्र को मिलाकर टोटल कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्र हो गए। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया, तथा अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया। ठीक है, अब देखिए आपने एक एग्जाम में देखा ही होगा, हमारा चाहे ईओ का एग्जाम हुआ हो चाहे आरओ का एग्जाम हुआ हो, उस उन दोनों क्वेश्चन में नोवेल से रिलेटेड एक ना एक दोनों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ईओ के एग्जाम में भी हमारा शांति से रिलेटेड आया था कि नरगिसी मोहम्मदी कौन से उसके हैं, कौन से देश की हैं। ठीक है, और जो हमारा आरओ का एग्जाम था उसमें भी आया था कि शांति का पुरस्कार, शांति में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। ठीक है, तो इनकी ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप सभी को पता है कि शांति में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था हमारा नरगिसी मोहम्मदी को, जो कहाँ से बिलोंग करती है? ईरान से। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था हमारा क्लाडिया गोल्डिन को, जो हमारा कहाँ है? अमेरिका में एक प्रोफेसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा साहित्य, साहित्य में मिला था हमारा जॉन फासे को। जॉन फासे क्या, नॉर्वे से रिलेटेड है। आप इनके जैसे जो सिंगल वाले हैं एटलीस्ट उनके तो आपको क्या करने चाहिए, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी बने हैं। फिर आगे चिकित्सा, तो चिकित्सा में मिला कैटलिन कारिको, ये जो हंगरी से है, और दूसरा मिला हमारा डू विस्मैन को, ये हमारे कहाँ है? अमेरिका से है। भौतिकी और रसायन में दोनों में क्या 3-3 लोगों को मिला गया। भौतिकी में मिला है किसे? पियरे ऑगस्टिनी को, दूसरा है फेरेंग कॉजेस को, और तीसरा है एनी एल डुई लियर को। ठीक है, इसी तरह रसायन में मिला हमारा मोंगी जी बाविंडी,
और लुइस इब्रोश और अलेक्सी आई एक्कीमोव, ठीक है, इन्हें मिला। तो आपको ये नोबेल पुरस्कार में किस क्षेत्र में मिला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो देश है, किस देश से ये बिलोंग करते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस में मिलता है। तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख हमारा विनय पिटक में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बात ध्यान कीजिएगा। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई। और एक इसमें क्वेश्चन और बनता है कि गवर्नर जनरल को प्रथम बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई या किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो वो था हमारा 1861 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को कब दी गई, भारत सरकार अधिनियम 1935। और जीजी यानी गवर्नर जनरल को प्रथम बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब, कौन से अधिनियम द्वारा दी गई थी। तो 1861 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। जो क्वेश्चन है समझ में आ चुके होंगे। धीरे धीरे इन क्वेश्चनों की जो संख्या है वो मैं उन्हें बढ़ाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगी, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे उत्तराखंड और हिंदी से रिलेटेड भी वीडियो समय समय पे आप सभी को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मेरा जो किया गया प्रयास थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।